हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अभी घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम आपको घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से आपको घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे और आप घर बैठे ही इनकी तैयारी कर सकोगे। तो आइए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। ये स्टैंडर्ड 9th के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसको हम लेके चलेंगे। और इसके कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक जो है वो हम शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध की विशेषता। ये टॉपिक आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नाम क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। विश्व युद्ध की विशेषता। विशेषता भाई, यूनिक क्या था इसमें? हाँ, कुछ ना कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना, जिसके दम पे ये बोले कि हाँ हम भी हैं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की विशेषता क्या थी, उसको देखते हैं। सबसे पहली बात, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा कब से कब तक गया था? 1914 से 1918 तक लड़ा गया। ये युद्ध एक अलग ही किस्म का युद्ध था, जो आज तक कहीं नहीं लड़ा गया था। ये दुनिया का एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरे के पूरे दुनिया को ही बदल दिया था। कैसे भाई, पूरी दुनिया चेंज कैसे हो गई? तो कह सकते हैं कि इस छोटे से युद्ध में पहली बार एक विश्व शक्ति नाम का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये युद्ध की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक ऐसा युद्ध था युद्ध था जिसमें जिसमें सभी लड़ रहे थे, सभी देश लड़ रहे थे, कोई खड़ा नहीं था, सब लड़ रहे थे। तो इसी वजह से इसको विश्व युद्ध का नाम दिया जाता है। विश्व युद्ध मतलब वैसा युद्ध जिसमें भाई पूरी दुनिया लड़ने में लगी पड़ी है, पागलों की तरह सब लगे हुए हैं, सब लड़ रहे हैं। ठीक है, तो विश्व युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा होता था भाई इवेंट। मान लो भाई पूरी दुनिया लड़ रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं था, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इतना ही नहीं, उतना दूर वाला कंट्री ऑस्ट्रेलिया, जो एक आइलैंड है ना, आइलैंड कॉन्टिनेंट है, वो भी युद्ध में शामिल हो गया था, उसको भी युद्ध में शामिल करवाया गया था। तो भाई सबके सब इस युद्ध में लड़े जा रहे थे। उस वक्त 1914 में भारत इंग्लैंड का गुलाम था, इसी वजह से भारत भी उस युद्ध में शामिल हुआ था। अपने दम पर नहीं, इंग्लैंड के लिए, लेकिन युद्ध में शामिल होना पड़ा था। ठीक है, और दुनिया का ये पहला युद्ध था जो एडवांस वेपन्स से लड़ा गया था। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भयंकर तरीके से देखने को मिली थी। सबसे पहली बार कह सकते हैं कि यह पहला युद्ध था जो ये पहला युद्ध था आज तक जो समुद्र और आकाश और पाताल, मतलब जमीन, हर जगह लड़ा गया था। तो इसके बारे में कह सकते हैं यह पहला युद्ध था, युद्ध था जो आकाश और समुद्र में भी लड़ा गया। आकाश और समुद्र में भी लड़ा गया। ठीक है, आकाश और समुद्र में भी लड़ा गया। कैसे भाई? तो कहा यह जाता है कि ये ऐसा युद्ध था जिसके बारे में प्लेन्स और वाटर व्हीकल्स भी यूज हो रहे थे। प्लेन्स मतलब भाई समझ रहे हो, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो भी उस वक्त मौजूद थे, जो भी उस वक्त बन गए थे 1914 से 1918 के बीच में, जो भी हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स वगैरह बन रहे थे उस वक्त ये ज्यादा यूज हो रहे थे। जितने भी हल्के कैरियर हो सके या फिर भारी भी हो तो कोई बात नहीं, उनका यूज करना सरकार मतलब चाह रही थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, विनाश किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके, ज्यादा से ज्यादा
घायल किया जा सके। तो इसीलिए इसका यूज बहुत ही भयंकर तरीके से हो रहा था। उसी वक्त जितने भी समुद्री जहाज थे उन सभी जहाजों की प्रगति के लिए भी कार्य किया जा रहा था। कोशिश ये थी कि किसी भी तरह इन सभी जहाजों को का उत्पादन बढ़वा दिया जाए, इन सभी जहाजों में कोशिश की जाए क्या करने की, तो कैसे भी करके इन सभी को वापस मतलब जीवित करने की, कि सभी जहाजों को बेहतर बनाया जाए, काफी मजबूत बेड़ा तैयार किया जाए। तो ये बात भी कही जाती है इन केस के रिगार्डिंग। और अगर आप आगे देखिएगा तो इसमें और भी कई सारी बातें देखने को मिलती है, जैसे जैसे ये पहला युद्ध था जिसमें विध्वंसक और विनाशकारी हथियार यूज किए जा रहे थे। तो भाई देखते हैं क्या क्या थे। तो बोलता है लोग, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ये ऐसा युद्ध था ना जिस वक्त साइंटिस्टों को ज्यादा प्रमोट किया जाता था। अगर आप साइंटिस्ट हैं और अगर आप प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर हैं, मौजूद हैं, तो आपका खूब समर्थन किया जाएगा। और अगर आप कोई विध्वंसक या विनाशकारी चीज बनाते हैं तब तो आपका और भी ज्यादा, तब तो आपको और भी ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि विध्वंसक और विनाशकारी चीजें क्या करती हैं? विनाश फैलाती हैं, और वही तो चाहिए इन लोगों को, उसी का तो यूज करना चाहते हैं ये। ठीक है, समझ रहे हो? तो आगे आते हैं। हाँ, इसके रिगार्डिंग में तो ये पहला युद्ध था जिसमें भयंकर, प्रथम युद्ध था जिसमें विध्वंसक और विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया जा रहा था, उपयोग हो रहा था। ठीक है, तो भाई बहुत ही सारे हथियारों का यूज होता था। मतलब पूछो मत, जितने भी ज्यादा हथियार हो उतना ज्यादा सही है, सारे हथियार यूज हो जाए बड़े स्तर पर। इतना ही नहीं, इसमें पहली बार ये अभी ना जितने भी युद्ध हुए थे 1914 से पहले, उन सभी में गन्स का यूज होता था। अच्छी बात है, गन्स का यूज करना चाहिए, होता है युद्ध में, चलता है। लेकिन यह पहला युद्ध था जिसमें मशीन गनों का यूज स्टार्ट हो गया था। मशीन गन समझ रहे हो? तड़तड़ाने वाली गन जो लगातार चलते रहती है, मशीन गन, उनका यूज हो रहा था। साथ ही साथ इन दिनों केमिकल वेपन का भी यूज शुरू हो गया था। समझ रहे हो? ऐसी ऐसी चीज, ऐसे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस बनाओ जो बहुत ही खतरनाक होते थे, जिनका यूज करके ये लोग क्या करने की कोशिश करते थे? हथियार बनाने की कोशिश करने लगे थे। इनका मेन एम था कि कैसे भी करके इन सभी चीजों को प्रमोट करो ताकि अपना पैसा बने। पैसा बनाना उस वक्त का मुख्य काम हुआ करता था। ठीक है, तो इसी वक्त यूज होता था। अब ब्रिटेन उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर ही टैंक बनाने की योजना पर काम करने लगा था। और उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर ही ब्रिटेन में टैंक मौजूद हो गए थे। टैंक समझ रहे हो क्या होते हैं? बहुत ही बड़े बड़े वैसे हथियार, वैसी बख्तरबंद गाड़ियां या टैंक जिनका उपयोग करके सिपाही किसी भी इलाके पर अटैक करे और उसको जीत जाए सब। तो भाई ये एक बहुत ही जबरदस्त योजना थी। इस योजना के अंदर उनका प्लान था कि कैसे भी करके, हाँ, इस योजना के अंदर उनका प्लान था कैसे भी करके ये जो चीजें हैं इन सभी को विध्वंसक तरीके पर या फिर विध्वंसक स्तर तक उठा दिया जाए। तो बहुत ही अच्छी योजना थी इनकी विध्वंसक स्तर तक उठाने की, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि हाँ यार, विध्वंस जब मचाओगे तो पूरी दुनिया पर इसका बुरा असर होगा। ठीक है, साथ ही साथ उस वक्त जर्मनी में यू बोट नाम की पनडुब्बियां बनाई जा रही थी। यू बोट, ठीक है, बहुत ही खतरनाक और पनडुब्बियां होती थी। ऐसा कहा जाता था कि वो पनडुब्बियां छोटी छोटी होती थी और तेज चलती थी, और बाकी जो दुश्मन जहाज होते थे उनको उनके ऊपर बहुत ही भयंकर तरीके से अटैक करती थी, विस्फोटक होते थे। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि जर्मनी में सुसाइडल तरीके से लोग अटैक करते थे। सुसाइडल अटैक मतलब समझ रहे हो? वो ऐसी मिसाइल बना चुके थे प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर कि जिसमें खुद बैठकर मिसाइल चलानी पड़ती थी। मिसाइल के अंदर इंसान को बैठना पड़ता था, और यही रीजन था कि उनकी मिसाइलें ज्यादा बेटर मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई वो मिसाइल बनाकर चलाने से पहले उसको
स्टीयर करते थे, एक आदमी उसके अंदर बैठ के उसको स्टीयरिंग की तरह चलाता था, मिसाइल के अंदर बैठ के स्टीयरिंग कर रहा है, सोचो। तो विध्वंसक ही नहीं, बहुत ज्यादा विध्वंसक, आत्मघाती बोल सकते हो, अपने आप को भी चोट पहुंचा कर लोगों को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये पहला युद्ध था जिसमें जबरदस्ती सेना को भी बुलाया गया था, यानी यह कह सकते हैं कि इस युद्ध में इसमें मुख्य सेना के साथ साथ मुख्य सेना के साथ साथ सहायक सेना मुख्य सेना के साथ साथ सहायक सेना, समझ रहे हो, सहायक सेना स्लैश जनता को भी युद्ध में भेजा जाता था, युद्ध में भेजा जाता था, समझ रहे हो। तो पकड़ पकड़ के, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के क्या किया जाता था, युद्ध में भेजा जाता था। अगर आप सोल्जर के टाइप के दिखते हो, अगर आपकी बॉडी ठीक ठाक है, अगर आप सोल्जर लायक हो, आपको पकड़ के सीधा युद्ध में भेज दिया जाएगा, नहीं युद्ध में जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं है आपकी। उसको जबरदस्ती युद्ध में भर्ती करने की प्रथा को कॉन्स्क्रिप्शन लॉ कहते हैं, कॉन्स्क्रिप्शन लॉ, ठीक है, कॉन्स्क्रिप्शन लॉ, ठीक है, जिसके अंदर जबरदस्ती कोई भी सरकार, मतलब इसको अच्छे से कर रहे हैं, कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार हो, वो अपने लिए क्या कर सकती है, अपने लिए जनता में से जबरदस्ती सैनिक हथिया सकती है या सैनिक के तौर पर बहाल कर सकती है। हमारे देश में भी कॉन्स्क्रिप्शन लॉ का प्रावधान है। अगर युद्ध की स्थिति आ जाती है और जब सिपाही कम पड़ जाएंगे तो भारत की सरकार जनता में भी कॉन्स्क्रिप्शन लॉ लगा सकती है। स्पेशली ये यूरोप के देशों में पाया जाता था, जहां पर जनता कम होती थी, लोग कम होते थे और आर्मी में जाना पसंद नहीं करते थे, तो इसीलिए उधर कॉन्स्क्रिप्शन लगाना ज्यादा आसान होता था। लेकिन इधर की बात करें तो भारत में कॉन्स्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वॉलंटियर ही सिर्फ कर दिया जाए ना, यानी कि स्वयं सेवक समूह भी बना दिया जाए, तो वॉलंटियर करके ही लोग इतने ज्यादा पहुंच जाएंगे कि कॉन्स्क्रिप्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्स्क्रिप्शन समझ में आया। कॉन्स्क्रिप्शन वैसी व्यवस्था है जहां पर आपको जबरदस्ती पकड़ के जबरदस्ती क्या किया जाए, सरकार की बहाली में डाला जाए, तो वो हो गया कॉन्स्क्रिप्शन, समझ में आया, ठीक है। तो ये होता था। साथ ही साथ जितने स्तर पर पहली बार ये था कि इसमें जितने लोग शामिल हुए थे उतना ही जनसंहार भी देखने को मिला था। तो कह सकते हैं यह सबसे अधिक जनसंहार वाला युद्ध माना जाता है, युद्ध माना जाता है, ठीक है। तो ये पहला युद्ध है जिसमें बहुत भयंकर तरीके से जंग संहार हुआ था, पकड़ पकड़ के लोगों को काट दिया गया था, मार दिया गया था, कोई किसी को नहीं देख रहा था, बस जनता के ऊपर बम गिराना है, लोगों के ऊपर बम गिराना है, देश को कमजोर करने के लिए कुछ भी। यूरोप में अगर जो उस वक्त रह रहा था ना प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर, वो लोग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर यूरोप से भागने की कोशिश करते रहते थे। क्यों? क्योंकि कभी भी कहीं से भी बम गिर सकता है, कभी भी कहीं से भी कोई भी मर सकता है, किसी का कोई गारंटी ही नहीं है, कोई सर्टेनिटी ही नहीं है। इसी वजह से कुछ लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसी वक्त ऐसा माना गया था कि यूरोप के लोग एक दूसरे को कमजोर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसी वजह से यह पहला युद्ध कहा जाता है जिसमें सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी मरी थी। सैनिक तो मरते ही रहते हैं, सैनिकों का क्या है, सैनिक तो मरते रहेंगे, लेकिन आम जनता भी मरी थी इसके अंदर। कैसे? तो जितने भी साधारण लोग थे, कॉमन लोग थे, उन सभी लोगों को क्या करना पड़ता था, उन सभी लोगों को जनता के लिए मतलब शामिल होना पड़ता था, कैसे ना कैसे करके भाई ये लोग कोशिश करते थे कि युद्ध में लड़े, लेकिन आम जनता को भी पकड़ पकड़ कर युद्ध में डाला गया। साथ ही साथ उन लोगों को छोड़ो, पुराने युद्धों में क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ सिपाही लड़ने जाते थे, युद्ध होता था वहीं पर युद्ध होता था, जनता को नहीं मारा जाता था। लेकिन ये जो युद्ध हुआ प्रथम
और द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें लड़ाई कहीं भी हो रही है, लड़ाई का मैदान जहां सैनिक खड़े वहां लड़ाई हो ही रही है, हवाई जहाज से एरोप्लेन आएगा, हवाई जहाज आएगा और ऊपर आके शहर पे बम गिरा के चला जाएगा। तो सैनिक यहां लड़ रहे हैं अपने देश को बचाने के लिए और देश में ही बम गिर गया। तो इसी वजह से ऐसे हालात थे जिसकी वजह से थोड़ा कहना मुश्किल है कि हाँ यहाँ के हालात सुधरे थे, नहीं सुधरे थे, तो ये कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इस युद्ध के बाद ये संभव हो गया था कि वैज्ञानिक आविष्कारों को ज्यादा वैल्यू दी जानी चाहिए, वैज्ञानिक आविष्कारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा, महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा वैज्ञानिक आविष्कार होते थे उतना ही ज्यादा इनका महत्व देखने को मिलता था, उतना ही ज्यादा इसका उपयोग किया जाता था। इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर ये लोग जो चीजें होती थी इनका यूज करके, वैज्ञानिक आविष्कारों का यूज करके दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। मेन एम ही यह था कि सामने वाले को ऐसा मारो कि उठ ना पाए, समझ रहे हो, मेन एम ही यह था, मेन टारगेट ही इन लोगों ने ये कर लिया था कि जनता को सामने से ऐसा करो कि लोग जीत ही ना पाए, और इसी वजह से वैज्ञानिक आविष्कारों को ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा था। तो ये कोई विशेषता नहीं हुई, लेकिन उस वक्त के टर्म में ये कहना गलत नहीं है कि हाँ यहाँ पर जो चीजें या जो इवेंट या घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही बेहतर मानी गई हैं। ठीक है, ये समझ में आया, इतने में तो प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो ये एक कॉज था। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि इतिहास दो चीजों से बना हुआ है, घटनाएं और कारण, इवेंट्स एंड कॉजेज। कुछ लोग कहते हैं इवेंट्स एंड फैक्ट्स, तो दोनों चीजें एक ही हो जाएंगी, इवेंट और फैक्ट एक ही हो जाएगा। हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ फैक्ट, ये कहते हैं कुछ लोग, यानी कि इतिहास तथ्यों का स्टडी है, इसमें तथ्य को पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इतिहास घटनाओं और कारणों की स्टडी है। तो घटनाएं तो आपने कल पढ़ ली, आज कारण भी देख लिया। ठीक है, तो ये कारण और विशेषताओं को पूरी तरीके से बताते हुए जाता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं है ना। तो अगले सेगमेंट की तरफ चलें, जहां पर हम ये देखेंगे कि शांति सम्मेलन कैसे हुए। बात याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कई सारे शांति सम्मेलन लड़े गए थे, 27 देश एक साथ मिलकर शांति करने की कोशिश किए थे, तो इसीलिए कई सारे ना शांति सम्मेलन होंगे, एक के बाद एक के बाद एक। तो इसीलिए आइए उनके शांति सम्मेलनों को देखना होगा। अच्छा, इतने शांति सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी, बताइए। ये एक वैश्विक युद्ध था, आप किसी एक देश के साथ शांति सम्मेलन करके जीत हासिल नहीं कर सकते या अपने देश का निर्णय स्थापित नहीं कर सकते, उसमें कई सारी चीजों को आपको स्थापना करनी पड़ती है। ठीक है, तो आइए इसके देखते हैं शांति सम्मेलन क्या क्या हुआ था। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि युद्ध खत्म होने के बाद की घटनाएं क्या क्या हुई। जब युद्ध खत्म हो गया ना, तो उसके बाद इन लोगों ने नवंबर 1918 में कुछ ऐसे इवेंट या कुछ ऐसी चीज किए जिनको देख के लगा कि हाँ अब दुनिया शायद सुधर जाए, और उसका नाम था पेरिस शांति सम्मेलन। ऐसा देख के लग रहा था कि वाह पूरी दुनिया अब शांत हो जाएगी, पूरी दुनिया अब बेटर हो जाएगी, पर हुआ ऐसा कुछ नहीं। देखने में बात वैसे बनी कि नवंबर 1918 में जब जो देश हार गए थे और जो देश जीत गए थे, उनके लिए जब नवंबर 2018 में जो विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उसके बाद जनवरी 1919 में विजित या विजेता देशों ने शांति का प्रयास किया, ठीक है, तो शांति का प्रयास किया। जितने भी देश जो थे जो जीत गए थे, उन देशों ने जब शांति का प्रयास करना शुरू किया तो उन लोगों के सामने कुछ इवेंट ऐसे खुल के आए। देखो,
हुआ क्या कि ये जो देश थे ये मुख्य तौर पर अपना विजित दबदबा बनाना चाहते थे कि हाँ यार हम जीते हैं, हमारा भी कुछ राइट है, हमारा कुछ अधिकार है, देखो कितना बढ़िया हम अधिकार जता रहे हैं, और ये जताना चाहते थे कि हाँ हमारा कुछ अधिकार है। ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों ने जनवरी 1919 में अब एक कार्यक्रम लिया जिसको पेरिस शांति समझौता बुलाया गया। इसमें 27 देश आए और 27 देशों में शांति की कोशिश पर कार्य करना शुरू किया। उस वक्त यहाँ के जो लोग थे ये कुछ 4 लोग थे। ठीक है, ये कुछ 4 लोग थे जो जिन लोगों ने 3 या 4 लोग थे जिन लोगों ने मिलकर कोशिश की। जो 3 लोग थे वो कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। ठीक है, तो ये थे। साथ ही साथ इंग्लैंड में तो राष्ट्रपति होते नहीं है, इंग्लैंड में तो महारानी होती है, तो महारानी की तरफ से कौन आएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड जॉर्ज नाम के थे जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगर बात करें नेक्स्ट लोगों की, तो उसके बाद आते हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री, क्योंकि फ्रांस में भी उस वक्त सम्राट आ गए थे के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था जॉर्ज क्लीमेंशू, जॉर्ज क्लीमेंशू। इन 3 लोगों ने मिलकर शांति करने की कोशिश की थी और इन 3 लोगों के समझौते में कुछ ज्यादा ही योगदान था। इन लोगों ने पराजित जो हारे हुए देश थे उनके साथ कुछ संधियां की थी और उस संधियों के वजह से दुनिया अपने आप को सेफ या संतुष्ट फील कर रही थी। ठीक है, तो आइए उन संधियों को देखते हैं कि वो कौन कौन सी संधियां थी। तो इस शांति सम्मेलन में हम लोगों ने ये देख लिया कि वुडरो विल्सन और लॉर्ड जॉर्ज और जॉर्ज क्लेमेंशू ने मिलके शांति सम्मेलन करने की कोशिश की थी। लेकिन बात ये थी कि देश इतने सारे थे कि उनके साथ संधि करनी अलग अलग बात थी। पराजित देशों के साथ, जितने भी देश हारे हुए थे उन सभी के साथ अलग अलग संधियां करनी पड़ रही थी। और उन्हीं संधियों की बात करें तो ये संधियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों की वजह से की गई थी। सबसे पहली जो संधि थी वो अलग देश के साथ थी, फिर सबसे ज्यादा जिम्मेदार देश, फिर उससे कम जिम्मेदार देश, यानी जिम्मेदारी के आधार पर संधि की गई थी। जो देश जितना ज्यादा जिम्मेदार होगा किसी एक संधि के लिए, वो उसको उतनी ज्यादा जिम्मेदारी दी जाने वाली थी। ठीक है, तो बात करते हैं शांति समझौतों की, और ये संधियां थी जो 3 देशों ने किसके साथ की थी। तो सबसे पहली जो संधि है इसका नाम है साजरमे की संधि, जिसको हिंदी में तो बोलना आसान है लेकिन अंग्रेजी में ये अलग हो जाती है। साजरमे की संधि, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन मतलब सेंट जर्मेन की संधि। ये जो संधि थी ये हारे हुए देशों के साथ की गई थी, और पहला हारा हुआ देश जो था वो कौन था? ऑस्ट्रिया। तो ये संधि ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी। इसी संधि में इसको हारने की वजह से रखा गया था, ये साइड में रखा गया था, क्या यार इनको साइड में रखो, ये हारे हुए देश हैं। तो साजरमे की संधि किसके साथ हुई थी? ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। कौन देशों ने किए थे? ऑस्ट्रिया के साथ। ये हारा हुआ था तो इसके बारे में बोल सकते हैं कि पराजित, नीचे छोटे छोटे शब्दों में लिख देते हैं पराजित। ठीक है, और इधर कौन कौन सा था? यूएसए, इंग्लैंड,
और फ्रांस, इन 3 देशों ने अपने आप को विजित घोषित कर दिया था और इसके साथ पहली संधि की गई थी। दूसरी संधि की बात करें तो ट्रियानन की संधि देखने को मिलती है। दूसरी संधि है त्रियानो की संधि, त्रियानो की संधि, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ ट्रियानन, ठीक है, ट्रीटी ऑफ ट्रियानन यानी ट्रियानन की संधि। इसमें यह बात किया गया कि हाँ ट्रियानन के साथ संधि की गई जिसके अंदर ये सब इवेंट कंसीडर किए गए थे, इवेंटों को रखा गया था। इसमें हंगरी एक देश था, उसी के साथ उन देशों ने संधि की थी। कौन कौन था? इंग्लैंड और फ्रांस और यूएसए, इन 3 देशों ने संधि की थी। किसके साथ? हंगरी के साथ। फिर तीसरी संधि की बात करें तो तीसरी संधि जो है वो नियोली की संधि है, नियोली की संधि, नियोली की संधि, नियोली की संधि, ट्रीटी ऑफ नियोली, ट्रीटी ऑफ NEULLILY, ट्रीटी ऑफ नियोली। ये किस देश के साथ की गई थी? ये बुल्गारिया के साथ की गई थी, बुल्गारिया इस देश के साथ की गई थी। फोर्थ की बात करें तो ये अलग होता है, फोर्थ संधि की बात करें तो ये अलग होता है। इसके बारे में कहते हैं कि ये अलग थी। ये सेब्र की संधि थी, सेब्र की संधि, सेब्र की संधि। तो इसका नाम था ट्रीटी ऑफ, हाँ, ट्रीटी ऑफ सेवरस, ट्रीटी ऑफ सेवरस। मैं इनका अंग्रेजी में नाम क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आसान हो जाता है याद करना। ट्रीटी ऑफ सेवरस ये तुर्की के साथ की गई थी। और सबसे आखिरी जिस संधि थी जिसका नाम था वैमर की संधि, या जिसको वर्साय की संधि भी कहते हैं, वर्साय की संधि, जिसको सबसे निर्णायक संधि माना जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्साय, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। ये किसके साथ की गई? ये जर्मनी के साथ की गई, ठीक है। तो ये सबसे निर्णायक संधि मानी जाती है। पेरिस शांति समझौते के अंदर ये संधियां की गई थी, इन हारे हुए देशों के साथ संधि की गई थी। इन्हीं संधियों ने आगे के इवेंट में काफी कुछ प्रभाव डाला था। हम अब इसके परिणाम, इसके रिजल्ट को देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। और याद रखिएगा ये जो संधि मैंने बोली है, इस संधि के बारे में जब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना होगा तब। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इस संधि का बहुत योगदान होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।